डोकलाम मामले पर दुनिया भारत के साथ 2012 के समझौते का पालन करे चीन, सुषमा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी देश अपने हिसाब से डोकलाम ट्राइजंक्शन को नहीं बदल सकता। भूटान के प्रति चीन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। चीन पर बढ़ती तनातनी के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि चीन डोकलाम की मौजूदा स्थिति को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। हालांकि मौजूदा गतिरोध पर कानूनी तौर पर भारत का पक्ष मजबूत है। दुनिया के तमाम देश भारत के साथ इस मसले पर खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी देश अपने हिसाब से डोकलाम ट्राइजंक्शन को नहीं बदल सकता। भूटान के प्रति चीन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। राज्यसभा में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन भारतीय सीमा में बुलडोजर भेज रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की मांग है कि डोकलाम से भारतीय सैनिक हटे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो। सुषमा ने इस विवाद पर देश को आश्वस्त किया कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है और इस मुद्दे को लेकर भारत विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में जल्द करें आवेदन, स्पोर्ट्समैन पदों की वैकेंसी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने फुटबॉल और हॉकी में स्पोर्ट्समैन के पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में 14 अगस्त 2017 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2017। पदों का विवरण फुटबॉल पुरुष 04 पद, हॉकी महिला 04 पद। पात्रता मानदंड शैक्षिक योग्यता 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पाठ्यक्रम पूर्ण एक अप्रेंटिसेज किसी ट्रेड में ITI उत्तीर्ण। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन पत्र 14 अगस्त 2017 तक महाप्रबंधक कार्मिक भर्ती कक्ष रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 1,44,602 को भेज सकते हैं। लिफाफे के शीर्ष पर पद का नाम अवश्य लिखें। राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की करीब दोगुने वोट से जीत, 25 को शपथ। 17 जुलाई को भारत के 14वें राष्ट्रपति के लिए हुए मतदान के नतीजों के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे से संसद भवन में मतगणना शुरू हुई। नया राष्ट्रपति चुनने के लिए करीब 99% मतदान हुआ था। मतगणना में कोविंद को 65.65% वोट मिले, जबकि मीरा कुमार को करीब 34.35% मतदान मिले हैं। रामनाथ कोविंद को 7,02,044 वोट वैल्यू मिले। वहीं मीरा कुमार को 3,67,314 वोट वैल्यू मिले। रामनाथ कोविंद की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे। पीएम ने मिठाई खिलाकर देश के अगले राष्ट्रपति को जीत की बधाई दी। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी से सबसे पहले रामनाथ कोविंद को जीत की बधाई दी। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मीरा कुमार के घर पहुंचे पत्रकारों को उनके स्टाफ की तरफ से मिठाई बांटी गई। मीरा कुमार ने कहा कि आप हमारे घर आए हैं, इसलिए मिठाई खिलाना जरूरी है। हमने पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ा है, हमने लड़ाई की मर्यादा निभाई है। मीरा कुमार बोली कि देश के अधिकांश लोगों की आवाज को हमने इस चुनाव में बुलंद किया। हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जल्द ही आ रहा है 20 रुपये का नया नोट। RBI भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बुधवार को 20 रुपये के नए नोट जारी करने का ऐलान किया है। RBI महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 में 20 रुपये का नया नोट जारी करेगा। इस नोट का डिजाइन फिलहाल चलन में 20 के नोट जैसा ही होगा। RBI की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए नोटों में नंबर पैनल पर दोनों जगह इंसेट लेटर S लिखा होगा। इस नोट में RBI के गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे। बैंक की ओर से कहा गया है कि इन बैंक नोटों की डिजाइन पहले जारी किए गए बैंक नोटों की तरह हर प्रकार से समान होंगे। अब रिटायरमेंट के दिन ही PF और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। अब रिटायरमेंट के दिन ही PF और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में दी। EPFO ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश दे दिया है। इससे कर्मचारी को बार बार चक्कर काटने के झंझट से छुटकारा मिलेगा और रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन संबंधी लाभ मिलेंगे। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि EPFO की ओर से PF का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। फील्ड कार्यालयों को EPF स्कीम और EPS कर्मचारी पेंशन स्कीम के सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभ भी उसी दिन उपलब्ध कराने होंगे।
दत्तात्रेय ने बताया, ईपीएफओ की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स ईपीएफ स्कीम 1952 और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एप्स 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पेमेंट करने को कहा गया है। उद्धरण, गोरक्षा के नाम पर पीट पीट कर हत्या करने वालों के साथ कोई सहानुभूति नहीं, जेटली। जेटली ने कहा, इस तरह की हिंसा को किसी भी तरह तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही इस तरह की घटनाओं की घोर निंदा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, गाय के प्रति सम्मान एक अलग विषय है, किंतु इसे किसी के प्रति हिंसा का आधार नहीं बनाया जा सकता। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे यहाँ सबको बराबरी और धार्मिक विश्वास का अधिकार है। हमारी संस्कृति आपसी मतों का सम्मान करने की संस्कृति है। पीट पीट कर हत्या किए जाने के बढ़ते मामलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार ने गुरुवार 20 जुलाई को दावा किया कि गाय से जुड़ी भावनाओं के नाम पर लोगों को मारना अस्वीकार्य है। साथ ही उसने राज्य सरकारों से कहा कि वे इस प्रकार की हिंसा के मामलों में कड़ी कार्रवाई करें। देश भर में मॉब लिंचिंग पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। संसद में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने ही ऐसे हालात पैदा किए और अब पीएम इस मुद्दे पर दोहरा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में कहा, बीजेपी सरकार कहती है हमारा गोरक्षकों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनमें ज्यादातर तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वर्कर शामिल होते हैं। सिब्बल ऐसी घटनाओं में हुई अल्पसंख्यकों और दलितों की हत्याओं पर रखी गई रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। सिब्बल ने कहा, 2017 सबसे ज्यादा मर्डर का गवाह बना है। इस साल पशु बैन लगाए गए, जिनसे लेदर इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ। मैंने हिंसा की घटनाओं से बहुत आहत हूं, जिनकी जानकारी पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए मुझे मिली। हमने 50 सालों में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। उन्होंने पूछा, इसके पीछे क्या भावनाएं हैं? क्यों 97% हिंसक घटनाएं 2017 में सामने आईं? सरकार हरियाणा में 50 गायों की जान नहीं बचा पाई। पीएम पर निशाना साधते हुए सिब्बल ने आरोप लगाया, ये मोदी ही थे जिन्होंने ऐसी भावनाओं को बढ़ावा दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने मोदी के अक्टूबर 2015, अगस्त 2016 और जून 2017 में दिए 3 भाषणों में कई बातों को कोट किया। क्रॉस वोटिंग से रामनाथ कोविंद की जीत का अंतर बढ़ा। कोविंद के प्रमुख चुनाव प्रबंधक और भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के करीब 116 विधायकों ने संभवतः राजग उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। राजग के पास मौजूद आंकड़ों को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी दलों की क्रॉस वोटिंग ने उनकी जीत के अंतर को बढ़ा दिया। राष्ट्रपति चुनाव में 71 वर्षीय कोविंद ने 65.65% मत हासिल कर विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मीरा कुमार पर जीत दर्ज की। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को वाम मोर्चे के शासन वाले त्रिपुरा में 7 विधायकों के मत मिले, जबकि राज्य में पार्टी या राजग के किसी भी घटक दल का कोई विधायक नहीं है। इस बात की संभावना है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 6 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया हो। भारतीय महिला टीम की एंट्री फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। भारत को 281 रनों के इस विशाल स्कोर तक पहुंचाने में हरमनप्रीत का अहम योगदान रहा। उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ 115 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौके और 7 छक्के लगाए और 3 अहम साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर प्रदान किया। यह हरमनप्रीत का वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। हरमनप्रीत कौर नाबाद 171 की तूफानी पारी के दम पर भारत ने गुरुवार को आईसीसी महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया 36 रनों से हरा दिया। अब फाइनल में भारत का सामना रविवार को मेजबान इंग्लैंड से लॉर्ड्स मैदान पर होगा। भारत दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। पहली बार उसने 2005 में विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने उसे खिताब जीतने से रोक दिया था। चीन फौज हटाए तो हम भी अपनी सेना हटाने के लिए हैं तैयार, सुषमा। सिक्किम सीमा पर चीन के साथ जारी टकराव को लेकर सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में जानकारी दी। सिक्किम सीमा पर चीन के साथ जारी टकराव को लेकर सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में सभी देश भारत के साथ हैं। दोनों देशों के बीच पंचशील का सिद्धांत आज भी चल रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को कहा कि भूटान के साथ ट्राई जंक्शन के हालात में चीन एकतरफा बदलाव करना चाहता है। यह भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है। सुषमा ने कहा, चीन भारत से लगे देशों में बंदरगाह और माल ढुलाई सेवा ढांचे का साथ ही पाकिस्तान के साथ आर्थिक गलियारा विकसित कर रहा है। वह वन बेल्ट वन रोड भी बना रहा है।
चीन की इन गतिविधियों पर भारत चौकन्ना है। हमें कोई घेर नहीं सकता है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा पर एक जगह ऐसी है जिसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं। इसे लेकर भारत चीन के बीच लिखित सहमति है। इसके पैरा 1-3 में लिखा है कि इससे जुड़े फैसले भारत, चीन और भूटान मिलकर करेंगे। चीन की हरकतों पर भारत के विरोध नहीं जताने के आरोप उन्होंने खारिज कर दिए। फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर वाले बयान पर राहुल गांधी ने दिया करारा जवाब। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आलोचना की है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए जाते वक्त कहा कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और किसी भी मसले के हल के लिए किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है। फारूक के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो कहा जा रहा है कि चीन से या पाकिस्तान से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए, कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर है। दरअसल कश्मीर मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने तीसर पक्ष की वकालत की थी। फारूक ने कश्मीर मामले में चीन और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता करने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि वो कश्मीर मामले में मध्यस्थता की बात कह चुके हैं, जबकि हमने उनसे ऐसी कोई बात न ही कही है। वहीं चीन भी चाहता है कि वो इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाए। बाबरी मस्जिद विवाद मामले की जल्द सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के मामले में फैसला लेगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई शुरू करने की मांग की, जिस पर प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ वाली पीठ ने कहा कि हम इस बारे में फैसला करेंगे। उद्धरण राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग, कोविंद को मिले 119 विपक्षी विधायकों के वोट। बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद उम्मीद के मुताबिक मीरा कुमार को हराकर राष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने 3,34,000 वोटों से चुनाव जीता और इस अंतर ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। चुनाव में विपक्ष पूरी तरह बिखर गया। कम से कम 10 राज्यों में कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार को अपनी ही पार्टी के पूरे वोट नहीं मिले। इस क्रॉस वोटिंग के कई सियासी मायने हैं, खासतौर से गुजरात में, जहां इसी साल राज्यसभा की 3 सीटों के लिए और विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि कोविंद के पक्ष में करीब 119 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सबसे अधिक कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग को लेकर भूपेंद्र यादव ने मीरा कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के कई सांसदों और विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कोविंद को वोट दिया। गौरतलब है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने अपने प्रचार अभियान के दौरान सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर मतदान की अपील की थी। कांग्रेस सरकार पुडुचेरी की एलजी किरण बेदी का विरोध। दिल्ली के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उपराज्यपाल एलजी और कांग्रेस सरकार के बीच रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। दरअसल एलजी किरण बेदी ने कुछ फोटो ट्वीट किए हैं। इनमें उन्हें अडोल्फ हिटलर और काली देवी के अवतार में दिखाया गया। बेदी ने इन पोस्टर्स के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के विरोध के लिए ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस यहां 3 नॉमिनेटेड विधायकों को शपथ दिलाने का विरोध कर रही है। बेदी ने गुरुवार को 3 पोस्टर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए। पहले पोस्टर में किरण बेदी के चेहरे पर हिटलर के जैसी मूछें लगाई गई हैं। दूसरे पोस्टर में बेदी को काली देवी के अवतार में सीएम वी. नारायण सामी समेत कुछ नेताओं के सिर हाथ में लिए दिखाया गया है। तीसरे पोस्टर में बेदी को भागते हुए दिखाया है, उनके पीछे भीड़ दौड़ लगा रही है। एलजी ने पिछले दिनों होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर 3 नॉमिनेटेड विधायकों को शपथ दिलाई। इनमें 2 बीजेपी नेता हैं। कांग्रेस बेदी के इसी फैसले का विरोध कर रही है। बेदी ने गुरुवार को कहा, नारायणसामी ने विधायकों के नॉमिनेशन के लिए असेंबली में पहल क्यों नहीं की? पिछले 1 साल में कभी ऐसा नहीं किया। सीएम की तरफ से विधायकों के लिए कभी नाम नहीं मिले। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, यदि जंग की नौबत आई तो सेना के पास 10 दिन की लड़ाई के लिए ही है गोला बारूद। चीन और पाकिस्तान से सीमा पर तनाव के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने, जो कि सरकारी खातों का ऑडिट करती है, ने कहा कि भारतीय सेना के इतना भी गोला बारूद नहीं है कि वह लगातार 10 दिनों तक दुश्मनों का मुकाबला कर सके। इसी तरह की एक रिपोर्ट में कैग ने 4 पनडुब्बी रोधी वाहक युद्धक पोत के निर्माण में असाधारण विलंब के लिए नौसेना को भी आड़े हाथ लिया।
भारतीय सेना इन दिनों गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रही है। संसद में रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बताया गया कि कोई युद्ध छिड़ने की स्थिति में सेना के पास महज 10 दिन के लिए ही पर्याप्त गोला बारूद है। संसद के समक्ष शुक्रवार को रखी गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया कुल 152 तरह के गोला बारूद में से महज 20% यानी 31 का ही स्टॉक संतोषजनक पाया गया, जबकि 61 प्रकार के गोला बारूद का स्टॉक चिंताजनक रूप से कम पाया गया। रिपोर्ट में साथ ही कहा गया है कि इस बार विस्फोटक और विध्वंस उपकरणों जैसे कुछ महत्वपूर्ण हथियारों का रिजर्व सुधरा है, लेकिन बेहतर फौजी ताकत को बनाए रखने के लिए जरूरी बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और तोपों के लिए गोला बारूद चिंताजनक रूप से कम पाए गए। हालांकि गोला बारूद की यह किल्लत कोई नई नहीं है और पिछली यूपीए सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए 2015 तक गोला बारूद की कमी को दूर के लिए एक रोडमैप भी बनाया था। कैग की इस रिपोर्ट में पाया गया कि मार्च 2013 में बने रोडमैप के बावजूद इन 3 वर्षों में गोला बारूद के रिजर्व में कोई खास सुधार नहीं देखा गया। सिक्किम बॉर्डर विवाद पर सुषमा स्वराज ने संसद में झूठ बोला, चीन मीडिया। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को कहा कि सिक्किम बॉर्डर विवाद पर सुषमा स्वराज ने संसद में झूठ बोला। ग्लोबल टाइम्स ने एडिटोरियल में लिखा, चीन की सीमा में भारत की घुसपैठ एक फैक्ट है। नई दिल्ली ने अपनी इस हरकत से इंटरनेशनल कम्युनिटी को चौंका दिया है और कोई भी देश भारत के इस अग्रेसिव रवैये का सपोर्ट नहीं कर रहा है। बता दें कि सुषमा ने गुरुवार को पार्लियामेंट में कहा था कि डोकलाम, चीन भूटान भारत का ट्राई जंक्शन में भारत की पोजीशन गलत नहीं है और सभी देश उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने डोकलाम को फिर से अपना हिस्सा बताया और कहा भारत डोकलाम में लंबे समय तक के बॉर्डर विवाद का सपना भूल जाए। चीन इस विवाद का हल नॉन डिप्लोमेटिक तरीके से भी निकाल सकता है। चीन ने इस मुद्दे पर बार बार अपना स्टैंड साफ किया है। भारत के साथ चीन ने बहुत ज्यादा टॉलरेंस और पेशेंस दिखाया है। अगर भारत की सेनाएं लगातार चीन की सीमा में घुसपैठ करेगी तो बीजिंग भारत के साथ लड़ाई की तैयारी करेगा। राहुल ने अखलाक मर्डर और वेमुला सुसाइड केस को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने शुक्रवार को कहा, आज देश में जो कुछ हो रहा है वह प्रधानमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और आरएसएस के द्वारा लोकतंत्र को गिरफ्त में लेने की कोशिश है। हिटलर ने कहा था कि सच पर इतनी मजबूत पकड़ बनाओ कि कभी भी उसका गला घोंट सको। आज हमारे आसपास भी वैसा ही हो रहा है। राहुल सिद्धारमैया सरकार के क्वेस्ट फॉर इक्विटी इवेंट में शामिल होने के लिए राहुल कर्नाटक गए हैं। राहुल ने आगे कहा, यूपी में मोहम्मद अखलाक को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उस पर बछड़ा चोरी करने का आरोप था, जो झूठ निकला। अखलाक की हत्या की जांच की बजाय इस बात ध्यान दिया कि उसके फ्रिज में मिला मांस बकरी था या बीफ। दूसरी ओर, रोहित वेमुला की मौत पर राहुल ने कहा, मैं इसे सुसाइड नहीं, मर्डर कहता हूं। रोहित को मिले अपमान ने उसकी जान ली है। रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट था, जिसने हॉस्टल से निकाले जाने पर सुसाइड कर लिया था। बुजुर्गों को मिलेगा 8% का वार्षिक रिटर्न, लॉन्च हुई नई पेंशन योजना। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे समय सम्मानजनक रिटर्न देगी जबकि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें नीचे आ रही हैं। इसमें 8% का वार्षिक रिटर्न मिलेगा जिसका भुगतान 10 साल तक मासिक आधार पर किया जाएगा। इस योजना के विभिन्न पहलुओं की सराहना करते हुए जेटली ने कहा कि मई में बिना हो-हल्ले के शुरू होने के बाद से इस योजना के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। PMVVY 60 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। यह योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक उपलब्ध होगी। पाकिस्तानी सेना ने फिर तोड़ा सीज़फायर, सेना का एक जवान शहीद। पाकिस्तान ने एक दिन खामोश रहने के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर शुक्रवार को फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारत की चौकियों पर गोलीबारी की, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। इस महीने पाकिस्तान ने 18 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें 9 जवानों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए हैं। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान सेना ने शुक्रवार शाम करीब 6 बजे सुंदरबनी सेक्टर में भारतीय सेना की चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की। सेना ने मजबूती और प्रभावी तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में राइफलमैन जयद्रथ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारपुर जिले के रहने वाले सिंह के परिवार में उनकी पत्नी है। लालबत्ती संस्कृति की मानसिकता छोड़ें, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पार्टी सांसदों से लालबत्ती संस्कृति छोड़ने के लिए कहा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार मोदी ने यह टिप्पणी अपने आवास पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी सांसदों के साथ एक बैठक में की। मोदी शासन एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद सत्र के दौरान विभिन्न राज्यों से आने वाले पार्टी सांसदों से नियमित तौर पर मुलाकात करते रहते हैं। मोदी सरकार ने यह कहते हुए 1 मई से आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर रोक लगा दी थी कि इसके लिए एक लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि 80% गन्ना किसानों को उनके लंबित भुगतान प्राप्त हो गए हैं और गरीब घरों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने वाली उज्ज्वला योजना से महिलाओं को लाभ हुआ है। बयान के अनुसार मोदी ने कहा कि सांसदों को अब उनसे मुलाकात करनी चाहिए और पोषण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा, रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात के लिए अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसा अनुमान है कि राजस्थान के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उधर गुजरात में अगले 24 घंटे में कई जगहों पर 12 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक कई इलाकों में झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात के कुछ इलाकों में, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में और कोंकण गोवा में कई जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मिदनापुर में 13 सेंटीमीटर, अहमदाबाद और माथेरन में 9-9 सेंटीमीटर, दीघा और दीसा में 8-8 सेंटीमीटर, गांधीनगर में 7 सेंटीमीटर, चित्रदुर्ग, गुना, रांची, जैसलमेर और वर्धमान में 5-5 सेंटीमीटर, भीलवाड़ा और राजकोट में 4-4 सेंटीमीटर की झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के एडीजी महापात्रा के मुताबिक पूरे राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में अगले 24 घंटे तक बहुत भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। फिर इस वेदर सिस्टम में कमजोरी आएगी, जिसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आएगी। दूसरी तरफ दक्षिणी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 48 घंटों में मानसून का अक्ष मध्य भारत से उत्तर भारत की तरफ जाना शुरू करेगा। इसी के साथ उत्तर भारत में भी मानसून की बारिश का सिलसिला एक बार फिर से तेज हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि 24 जुलाई से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम हिमालय के राज्यों में 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। नीतीश लालू में अब भी तनातनी, जेडीयू की मांग, तेजस्वी पर आरजेडी दे सही जवाब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली में रहेंगे और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। लेकिन इस मुलाकात से पहले जेडीयू ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अपना स्टैंड एक बार फिर साफ कर दिया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जेडीयू के सभी प्रवक्ता तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी सफाई मांग रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश की पार्टी को अब भी तेजस्वी यादव से जवाब का इंतजार है। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके ऑफिस में 35 मिनट तक मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के सभी आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया था। मुलाकात के बाद यह कयास पर लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे का मुद्दा अब शांत हो गया है और जेडीयू और आरजेडी के बीच तनातनी की स्थिति भी खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस मुलाकात के अगले दिन से ही जेडीयू के सभी प्रवक्ता लगातार तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों पर जवाब देने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह के बयान से साफ हो गया है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच तेजस्वी को लेकर जो टकराव की स्थिति थी वह बनी हुई है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के उपमुख्यमंत्री बेटे को नीतीश की तरफ से कोई माफी नहीं मिली है। गौरतलब है कि महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के बीच टकराव की स्थिति को शांत करने के लिए कांग्रेस मध्यस्थता कर रही है और इसी संदर्भ में आज नीतीश की राहुल गांधी से होने वाली मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस मामले में पहले ही आरजेडी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। प्रणब दा के सम्मान में पीएम मोदी की डिनर पार्टी, यह है मेहमानों की लिस्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विदाई सम्मान में शनिवार को डिनर पार्टी का आयोजन किया है। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इस समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मोदी कैबिनेट के मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस डिनर का हिस्सा बनेंगे। इनसे बढ़ेगी रात्रिभोज की रौनक। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2, नवनियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 5, बिहार के सीएम नीतीश कुमार 6। केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री की ओर से दी जा रही डिनर पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसे मोदी और नीतीश की बड़ी नजदीकियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस समारोह में शिरकत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार दोपहर बाद राजस्थान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जियो के नए धमाके से डीटीएच कंपनियों की हालत हुई पतली, लुढ़के शेयर। मुकेश अंबानी की 4G फीचर फोन पेश किए जाने की घोषणा के बाद प्रसारण और केबल टीवी कंपनियों के शेयर 6% तक नीचे आए। इस फोन को केबल के जरिए टीवी से कनेक्ट जा सकता है। इससे फोन पर दिखने वाली चीजें टीवी पर देखी जा सकती हैं। बंबई शेयर बाजार में डिश टीवी इंडिया के शेयर में 5.85%, सन टीवी नेटवर्क 2.65%, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम 2.58%, जीटीपीएच हैथवे 2.28% और डैन नेटवर्क 0.13% की गिरावट आई। यस सिक्योरिटीज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शोध प्रमुख एन शंकर ने कहा, जियो फोन टीवी से केबल टीवी उद्योग पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में एक और धमाका करते हुए शुक्रवार को इंडिया का स्मार्टफोन जायोफोन लॉन्च किया। इसकी कीमत ₹0 रखी गई है। इसका मतलब यह है कि यह फोन फ्री में दिया जाएगा, लेकिन ग्राहकों को इसके लिए ₹1500 डिपॉजिट करने होंगे, जो रिफंडेबल होगा। यह फोन टेस्टिंग के लिए बीटा में 15 अगस्त से उपलब्ध होगा, वहीं इसकी प्री बुकिंग 24 अगस्त से की जा सकती है। जो भी यूजर इसे प्री बुक करेंगे उन्हें यह फोन पहले आओ पहले पाओ आधार पर 1 सितंबर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने अलग अलग डेटा पैक का ऑफर दिया है। इसमें ग्राहक ₹153 का 1 महीने वाला प्लान ले सकते हैं, जिसमें फ्री वॉइस, एसएमएस, अनलिमिटेड डेटा और जियो ऐप्स एक्सेस फ्री में दिए जाएंगे। बीजेपी सांसद बोले, 2019 चुनाव से पहले अयोध्या में शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण देशवासियों की आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मंदिर निर्माण शुरू करने के बाद ही उतरेगी। मंदिर के लिए तराशे जा रहे हैं पत्थर। परिक्रमा मार्ग स्थित अपने आश्रम पर शुक्रवार रात पत्रकारों से बातचीत में साक्षी ने कहा, मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का कार्य जारी है। मंदिर निर्माण का काम कभी थमा ही नहीं था। अब सारे बंधन और बाधाओं को दूर करने की कोशिश चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में सारी बाधाएं दूर करके ही चुनाव मैदान में जाएंगे। भगवान राम को टेंट से निकालने का समय राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर उन्होंने कहा कि अब तो राम राष्ट्रपति भवन में भी बैठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि भगवान श्रीराम को टेंट से निकालकर उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराया जाए। मेरे लिए संविधान ही सब कुछ। फेयरवेल स्पीच में प्रणब मुखर्जी ने सोमवार शाम को बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ड्यूटी को निभाने की पूरी कोशिश की। मेरे लिए संविधान ही सब कुछ रहा। सियासी दलों ने जो मेरा सहयोग किया है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस देश की जनता का हमेशा कर्जदार रहूंगा। इस दौरान उन्होंने देश में हो रही हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हम हर दिन अपने आसपास बढ़ती हिंसा देख रहे हैं। इसकी बुनियाद में अंधेरा, डर और आपसी भरोसा खो देने का माहौल है। प्रणब मुखर्जी ने कहा, आमतौर पर देखा जाता है कि उम्र के साथ व्यक्ति की उपदेश देने की आदत बढ़ती जाती है, लेकिन मैं यहाँ कोई उपदेश नहीं देना चाहता। बीते 50 साल में मेरा एक ही फलसफा है, भारत का संविधान। ये मेरे लिए पवित्र ग्रंथ और संसद मेरे लिए मंदिर जैसी थी। मैं कुछ सच्चाइयों को साझा करना चाहूंगा जिसे मैंने राजनीतिक सफर के दौरान आत्मसात किया है। भारत की आत्मा प्लूरलिज्म टॉलरेंस में बसती है। संस्कृति, पंथ, भाषा की विविधता ही हमें खास बनाती है। टॉलरेंस हमें ताकत देता है। एक अहिंसक समाज ही लोकतंत्र में पिछड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
गांधी चाहते थे कि हमें गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त बनाना होगा। आखिरी लाइन में खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा। कागज फेंकने पर स्पीकर ने 6 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया। लोकसभा में सोमवार को बोफोर्स और गोरक्षकों की हिंसा के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हालात ये बन गए कि कांग्रेस सांसदों ने सदन में कागज उछाले। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इसका विरोध किया। बाद में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 6 सांसद गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, रंजीता रंजन, सुष्मिता देव और इनके राघवन को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी। बाद में सुमित्रा ने कहा, सदन में ऑफिस के कागज को इस प्रकार से फेंकना बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने 2015 में भी कांग्रेस के 5 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया था। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस और विपक्ष के नेता गोरक्षकों की हिंसा के विरोध में वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विपक्ष प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग कर रहा था। बाद में शून्यकाल में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बोफोर्स के मुद्दे को उठ उन्होंने कहा, एक इन्वेस्टिगेटर के हवाले से एक टीवी चैनल ने बताया कि पूर्व पीएम राजीव गांधी और स्वीडन के पूर्व पीएम ओलोफ पाल्मे के बीच लेनदेन हुआ था। ये कहना कि 30 साल पुराना मुद्दा है और इसे उखाड़ना सही नहीं है, गलत है। अगर इसे गलत तरीके से दफन कर दिया गया तो ये भूत पिशाच बनकर पीछा करता रहेगा। बोफोर्स का जिन बोतल से बाहर गया है। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन में स्पीकर की तरफ पेपर उड़ाने लगे। ये सब पहले से तय था। नीतीश कुमार खुद मर्डर के आरोपी हैं। लालू प्रसाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर छिड़े विवाद के बीच नीतीश कुमार ने बुधवार शाम को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने कहा कि मौजूदा हालात में उनके लिए महागठबंधन में काम करना मुश्किल था और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने ये कदम उठाया। इसके कुछ ही देर बाद लालू ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और नीतीश पर आरोप लगाया। वे बोले, नीतीश का इस्तीफा देना पहले से तय था। वे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उन पर खुद 302 हत्या का केस दर्ज है। लालू यादव ने मीडिया में केस से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। बता दें कि बेनामी प्रॉपर्टी और रेलवे टेंडर स्कैम में केस दर्ज होने के बाद बीजेपी लगातार तेजस्वी का इस्तीफे की डिमांड कर रही थी। लालू बोले, नीतीश बीजेपी से मिले हुए हैं। ये सब कुछ पहले से तय था। वे बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। बोले थे कि संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। अब देख लीजिए, खुद मर्डर के आरोपी हैं। यह बात उन्होंने खुद चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में बताई है। नीतीश को बिना शर्त समर्थन देगी भाजपा। सुशील कुमार मोदी ने बुधवार 26 जुलाई को कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन देगी। दिल्ली में संसदीय दल की बैठक के बाद बिहार में भाजपा के शीर्ष नेता सुशील कुमार मोदी को इस बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने नीतीश को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस बीच जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मिलने के लिए जा रहे हैं, जहां वे सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इस बीच सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा नीतीश सरकार में शामिल होगी और नीतीश ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इस बीच खबर यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार के आवास पर भाजपा और जदयू के विधायकों की बैठक चल रही है, जिसे बाद वे राज्यपाल से मिल सकते हैं और संभावना इस बात की भी है कि रातों रात बिहार में राजग जदयू की सरकार बन जाए। गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे अमित शाह और स्मृति ईरानी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की बुधवार को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, अमित शाह और स्मृति ईरानी गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड जीत के बाद अमित शाह को गृह मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी और 2-1 मौके छोड़ दिए जाएं तो अमित शाह ने भाजपा को कई प्रदेशों में शानदार जीत दिलाई है। वहीं स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद ईरानी को कपड़ा मंत्रालय और हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया। इस्तीफे पर मोदी ने नीतीश को बधाई दी। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीतीश को बधाई दी।
गौरतलब है कि बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार अपनी सहयोगी पार्टी राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर से परेशान थे और उन पर कड़ा फैसला लेने का दबाव बढ़ रहा है, जो बुधवार को उनके इस्तीफे के रूप में सामने आया। नीतीश के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। मोदी सरकार ने टैक्स व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जीएसटी लागू कर दिया है। गैर बीजेपी शासित कई राज्यों की सरकारें जीएसटी के विरोध में थे, लेकिन नीतीश इसके साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा था कि मैंने हमेशा जीएसटी का सपोर्ट किया। एनडीए में रहते हुए भी हमने यूपीए के समय इसका समर्थन किया था, अब भी कर रहे हैं। यह देश और राज्यों के हित में है। नीतीश ने बताया क्यों दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद 12 बार कहा काम करना संभव नहीं था। बिहार में 20 महीने महागठबंधन की सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने बुधवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर केसर नाथ त्रिपाठी को इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश तेजस्वी विवाद पर अपना रुख खुलकर बताने के लिए पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने 20 मिनट तक बयान दिया। 12 बार कहा कि अब काम करना संभव नहीं था। बता दें कि 2015 में जदयू राजद कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी। नीतीश सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम बनाए गए। टकराव तब बढ़ा जब हाल ही में ईडी सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ छापे मारे और बेनामी संपत्ति रखने के आरोप लगे। इसके बाद से ही तेजस्वी पर इस्तीफे का दबाव था, लेकिन लालू का कहना था कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। अभी 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद करने का कोई विचार नहीं। जेटली क्या मोदी सरकार ने आरबीआई से 2000 रुपए के नए नोट की छपाई बंद करने को कहा है? बुधवार को यह सवाल सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में पूछा। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मार्केट में अटकलें तो यह भी हैं कि सरकार 1500 और 200 रुपए के सिक्के ला रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से सफाई मांगी। न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक अरुण जेटली ने बताया कि 2000 रुपए का नोट बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उन्होंने नए सिक्के शुरू करने पर कोई कमेंट नहीं किया। वहीं विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। मीडिया के मुताबिक सरकार ने 2000 के नोट पर अटकलें चल रही है। बाजार में बहाने बनाकर नोट लेने से इनकार किया जा रहा है। लोगों के बीच 1500 और 200 रुपए के सिक्के आने की भी अटकलें हैं। सरकार को इस बारे में सच्चाई बतानी चाहिए। अगर सिक्के आए तो हमें भी इन्हें रखने के लिए बैग पस खरीदने होंगे। अभी तक तो हमारी बहनों के पास पस होते हैं। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अहमद पटेल का राज्यसभा जाना मुश्किल। गुजरात कांग्रेस के 3 एमएलए बीजेपी में। गुजरात कांग्रेस के 3 विधायकों ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनमें से एक बलवंत सिंह राजपूत को बीजेपी ने अहमद पटेल के खिलाफ राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। अब राज्यसभा जाने की पटेल की राह मुश्किल होगी। पटेल को जीत के लिए 46 विधायकों का सपोर्ट चाहिए। अभी गुजरात असेंबली में कांग्रेस के 54 विधायक हैं, लेकिन अंदरूनी कलह के चलते पार्टी के 11 विधायक हाल के राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। बता दें कि पटेल कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक 21 जुलाई को कांग्रेस छोड़ने वाले शंकर सिंह वाघेला के कुछ और सपोर्टर विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। इनमें वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह के अलावा राघव जी पटेल के नाम अहम हैं। एक बीजेपी नेता ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि कांग्रेस अपने 11 विधायकों को खो चुकी है। आज 3 और ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। एनडीए में नीतीश की वापसी। 2019 के लिए बीजेपी की राह मजबूत। 4 साल बाद नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई है। बीजेपी का सपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने गुरुवार को बिहार के सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी लीडर्स का मानना है कि नीतीश के आने के बाद 2019 के लिए बीजेपी की राह और मजबूत हो गई है। उनके मुताबिक अगर सभी विपक्षी दल मिलकर यूनाइटेड अपोजिशन बनाते हैं तो उसके लिए लोकप्रिय चेहरा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लालू यादव कई बार यूनाइटेड अपोजिशन की बात उठा चुके हैं। बता दें कि बीजेपी की देश के 13 राज्यों में सरकार है। 5 राज्यों में पार्टी सरकार की सहयोगी है। 2 राज्य ऐसे हैं जहां की रूलिंग पार्टी के साथ बीजेपी के रिश्ते दोस्ताना नजर आ रहे हैं। पार्टी ठीक उसी राह पर है जिस पर कभी कांग्रेस अपनी लोकप्रियता के दिनों में हुआ करती थी। पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ करना चाहते थे भारत पर परमाणु हमला, मगर
भारत पाकिस्तान के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। एक बड़ा खुलासा इस बारे में हुआ है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व तान शाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर मुशर्रफ भारत पर परमाणु हमला करने की योजना बना रहे थे। ये तनाव साल 2002 तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तब भारत पर पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता था, इसकी काफी संभावनाएं थीं। हालांकि भारत के जवाबी हमले के डर से मुशर्रफ ने अपना फैसला टाल दिया। कहा जा रहा है कि उस दौरान मुशर्रफ ने कई रातें बिना सोए बिताई थी। ब्रेकअप के बाद कई बार महिलाएं सहमति से बनाए गए संबंध को रेप बताती हैं। एचसी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि महिला और पुरुष का ब्रेकअप हो जाने के बाद महिला कई बार सहमति से बनाए गए संबंध को भी रेप की घटना बता देती हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा रानी ने ये टिप्पणी करते हुए एक शख्स को रिहा कर दिया। इस शख्स पर महिला ने पहले रेप का आरोप लगाया था, बाद में उससे शादी कर ली। इसके बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप में फिर केस दर्ज कराया था। जस्टिस प्रतिभा रानी ने 29 साल की एक महिला की पेटिशन पर गुरुवार को सुनवाई की। महिला ने कुछ दिन पहले ही पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। नो की 2015 में शादी हुई थी। अब वकील चाहते हैं कि शादी से पहले महिला की ओर से दर्ज कराए रेप केस में पति को दोषी ठहराया जाए। इस केस में निचली अदालत ने पिछले साल मार्च में उसे बरी कर दिया था। महिला ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस प्रतिभा रानी ने अपने फैसले में कहा, ये अदालत महसूस करत है कि कई बार दोनों शख्स, महिला और पुरुष, आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। जब किन्हीं वजहों से ब्रेकअप हो जाता है तो महिला बदला लेने के लिए कानून का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करती है। उन्होंने आगे कहा, उसकी कोशिश ये होती है कि आपसी सहमति से बनाए गए संबंध को भी रेप की घटना साबित किया जाए। ऐसा गुस्से या हताशा में किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा, जरूरत इस बात की है कि रेप और सहमति से बनाए गए संबंधों में फर्क जांचा जाए, खास तौर पर तब जबकि ऐसा शादी करने के वादे पर हुआ हो। जेसीबी से खोदा महात्मा गांधी और कस्तूरबा का स्मारक, ले गए अस्थि कलश। सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित इलाके में बड़वानी में गांधी स्मारक को हटाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। पुलिस और प्रशासन के अमले ने गुरुवार सुबह 3 बजे नर्मदा तट पर बने राजघाट में पहुंचकर स्मारक की खुदाई कर गांधी जी, कस्तूरबा और महादेव के अस्थि कलश निकालकर ले गए। सूचना मिलने पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने राजघाट पर धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि प्रशासन गांधी जी के अस्थि कलशों का अपमान किया है। मिली जानकारी अनुसार गुरुवार सुबह करीब 3 बजे प्रशासन का अमला जेसीबी और डंपर बड़वानी से 5 किलोमीटर आगे राजघाट पर पहुंचा और खुदाई शुरू कर दी। यहां बापू, कस्तूरबा और गांधी जी के शिष्य महादेव भाई देसाई के अस्थि कलश रखे हैं। जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, लोग राजघाट पर एकत्रित होने लगे। थोड़ी देर में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गई। पाटकर ने बताया कि जब उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से राजघाट की खुदाई का लिखित आदेश मांगा तो उन्होंने आदेश बताने से इनकार कर दिया। राजघाट पर खुदाई के पहले पंचायत या ग्राम सभा को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी। प्रशासनिक अधिकारी बापू, कस्तूरबा और महादेव भाई के अस्थि कलश बड़े ही अपमानजनक ढंग से जेसीबी में उठाकर गाड़ी में रख रहे थे। यह देख लोग जबरदस्त विरोध पर उतारू हो गए। लोगों के विरोध को देखकर एक बार प्रशासन का अमला राजघाट से वापस चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रशासन का दल भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा और लोगों को बलपूर्वक हटाते हुए तीनों के अस्थि कलश लेकर रवाना हो गया। राहुल गांधी ने कहा, धोखेबाजी तो नीतीश कुमार ने किया पलटवार। नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार से इस्तीफा देने पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते नीतीश कुमार पर धोखेबाजी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब वो मुझसे मिले थे तो बहाने बना रहे थे। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने से हमें पता था कि इस तरह की प्लानिंग हो रही थी। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, कोई नियम नहीं है। राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने से गुजरते हुए बार बार सवाल किए जाने पर पहले कोई जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से कहा, उनको जवाब हम बढ़िया से देंगे। नीतीश के इस बयान का आशय ये निकाला जा रहा है कि वह वक्त आने पर सबको अच्छे से जवाब देंगे। नीतीश ने बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों ने बिहार के लोगों के हित में फैसला लिया है। कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान घायल।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के एक काफिले पर आतंकी हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। सेना इलाके को चारों तरफ से घेरकर जवाबी कार्रवाई कर रही है। यह हमला भारतीय सेना 62 राष्ट्रीय राइफल्स के काफिले पर किया गया। यह हमला उस वक्त किया जब पुलिस और सेना के जवान एक सर्च ऑपरेशन से वापस अपने कैंप की ओर लौट रहे थे। इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार 26 जुलाई को आतंकवादियों ने मोटरसाइकिल से जा रहे एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार कांस्टेबल गौहर अहमद तांत्रे को यारियापोरा इलाके में निशाना बनाया गया। बेदाग बाबू नीतीश तो भारी भस्मासुर निकले, वे ही हत्या के मुजरिम हैं। लालू महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू से बाहर होने के बाद नीतीश कुमार ने गुरुवार को बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाई। उन्हें गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने छठी बार सीएम पद की शपथ दिलाई। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नीतीश के इस फैसले से बिहार के गांव-गांव के लोग नाराज हैं। वे अवसरवादी, ढोंगी और भस्मासुर हैं। लालू ने आरोप लगाया कि ये जीरो टॉलरेंस सीएम और बेदाग बाबू नीतीश कुमार सीताराम सिंह की हत्या के आरोपी हैं। उधर शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने बिहार के हित में गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। मैंने न्याय के साथ विकास को तरजीह दी है। जनता ने मुझ पर जो भरोसा किया है उसके लिए आभारी हूं। लालू प्रसाद ने कहा, इमरजेंसी के वक्त बिहार में मीसा के तहत बंदी सभी लोग छूट गए। भाजपा आरएसएस के लोग माफी मांग कर इमरजेंसी में छूटे थे। यहीं से बिहार में परिवर्तन हुआ। मोदी ने अच्छे दिन का झांसा देकर स्विस बैंक से कालाधन वापस लाकर हर खाते में 15-15 लाख जमा कराने का ढोंग रचा था। जनता को यह याद रखना चाहिए कि मोदी ने कितना बेवकूफ बनाया। एक दिन में हमने 15-15 रैली की। लाखों लाख आते थे। पिछड़ा वर्ग और खासकर मायावती जी की बिरदारी के दलित लोग हमें सुनने आते थे। नरेंद्र मोदी बिलो बेल्ट बात करते थे। गोमांस का सवाल उठाया। ये तक कहा कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है। हम तो 15-20 साल से मुकदमे लड़ रहे हैं। हमें लोअर कोर्ट ने जो दोषी ठहराया उसमें नीतीश कुमार का भारी योगदान है। आनन फानन में हमें सजा कराई गई। नीतीश कुमार और बीजेपी का जयघोष हो गया था। चीन के राष्ट्रपति से मिले एनएसए डोकलाम में 42 दिन से जारी है विवाद। सिक्किम के डोकलाम में रिया को लेकर जारी विवाद के बीच शुक्रवार को भारत के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को डोभाल ने चीन के एनएसए यांग जियाच से मुलाकात की थी। डोभाल ने ब्रिक्स देशों के एनएसए के साथ जिनपिंग से मुलाकात की। उधर डोकलाम विवाद पर चीन के सरकारी मीडिया ने भारत को फिर धमकी दी है। कहा है, डोकलाम मसला चीन भूटान बॉर्डर विवाद है। इसमें थर्ड पार्टी के तौर पर भारत को दखल देने का क्या हक है। नई दिल्ली के तर्क के मुताबिक अगर उसे ये हक है तो ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान ने अपील की तो चीन की आर्मी वहां विवादित एरिया में घुस सकती है, जिसमें भारत के अधिकार वाला कश्मीर भी शामिल है। बता दें कि डोकलाम में 42 दिन से भारत चीन के सैनिक आमने सामने हैं। ये इलाका एक ट्राई जंक्शन 3 देशों की सीमाएं मिलने वाली जगह है। चीन यहां सड़क बनाना चाहता है, पर भारत भूटान इसका विरोध कर रहे हैं। अरुण जेटली से माफी मांगेंगे केजरी, मोदी के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। कपिल आम आदमी पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर नया दावा किया। कपिल ने ट्वीट किया, केजरीवाल बीजेपी के एक सीनियर लीडर से मिले, जो केंद्रीय मंत्री हैं। अपने हाथ खींचते हुए उन्होंने वादा किया है कि मोदी जी से मेरी कोई बुराई नहीं। आगे एक शब्द भी पीएम के खिलाफ नहीं बोलेंगे और मानहानि केस में अरुण जेटली से माफी भी मांगेंगे। कपिल के मुताबिक बीजेपी नेता ने केजरी से कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम के पास आपकी बातों पर ध्यान देने के लिए वक्त है। डीडीसीए में कथित स्कैम का दावा कर अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी ने अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसे लेकर जेटली ने आप के 5 नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में क्रिमिनल और हाईकोर्ट में सिविल मानहानि केस दायर किया था। जेटली ने आप नेताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में 10 करोड़ की मानहानि केस दायर किया था। इस केस की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से हुई टिप्पणियों के बाद जेटली ने 10 करोड़ की मानहानि का दूसरा केस दायर कर दिया। मिताली को 1 करोड़ रुपये और आवासीय प्लॉट देगी तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को शुक्रवार 28 जुलाई को 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार और आवासीय प्लॉट देने की घोषणा की।
शुक्रवार को मुलाकात के बाद मिताली को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल में संपन्न महिला विश्व कप में उनकी अगुवाई वाली टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार 34 साल की इस क्रिकेटर को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि और 600 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। राव ने मिताली के कोच RSR मूर्ति को भी सम्मानित किया और उन्हें 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म 81 रन बनाकर आखिरी बॉल पर आउट हुए मुकुंद। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग में 3 विकेट खोकर 189 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने तक विराट कोहली 76 नॉट आउट थे। पहली इनिंग की लीड को मिलाकर भारत के पास फिलहाल 498 रन की लीड है और अभी उसके 7 विकेट गिरने बाकी हैं। इससे पहले भारत के 600 रन के जवाब में श्रीलंका की पहली इनिंग 291 रन पर सिमट गई, जिसके बाद मेहमान टीम को 309 रन की लीड मिली, लेकिन इसके बाद भी उसने श्रीलंका को फॉलो ऑन नहीं दिया। दूसरी इनिंग में भारत की शुरुआत खराब रही और चौथे ओवर में 19 के स्कोर पर ही पहला विकेट गिर गया। 3.6 ओवर में दिलरुवान परेरा की बॉल पर शिखर धवन 14 को दानुष्का ने कैच कर लिया। बीसीसीआई ने सुब्रमण्यम को चुना टीम मैनेजर, अश्विन को बचपन में दी है कोचिंग। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, एक समय अरमान मलिक को भारत ए का मैनेजर नियुक्त करने की दौड़ में बताया जा रहा था और भारत अंडर-19 मैनेजर के लिए विकल्प प्रकाश भट्ट और शंकर सैनी के बीच था। अधिकारी ने कहा, हालांकि मलिक पात्र नहीं है क्योंकि उसने एक भी प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला है। बाद में फैसला किया गया कि भारत ए और अंडर-19 टीम को सीनियर टीम जितनी श्रृंखला नहीं खेलनी, इसलिए पूर्णकालिक मैनेजर नियुक्त करने की जरूरत न ही है। जरूरत होने पर बीसीसीआई अपने प्रशासन में से किसी को यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। तमिलनाडु के बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर सुनील सुब्रमण्यम को शुक्रवार 28 जुलाई को 1 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का प्रशासनिक मैनेजर नियुक्त किया गया। भारत के शीर्ष ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बचपन के कोच के रूप में पहचान पाने वाले सुब्रमण्यम 3 अगस्त से कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने दूसरे टेस्ट से पूर्व टीम के साथ जुड़ेंगे। बीसीसीआई ने बयान में कहा, उसे 1 साल के लिए अनुबंधित किया गया है और दूसरा टेस्ट शुरू होने से पहले श्रीलंका में टीम से जुड़ेंगे। असम और तमिलनाडु की ओर से 74 मैचों में सुब्रमण्यम ने 285 विकेट चटकाने के अलावा 1096 रन भी बनाए। बीसीसीआई ने हालांकि फिलहाल भारत ए और अंडर-19 टीम के लिए मैनेजर नियुक्त नहीं किया है। अभिनेता इंदर कुमार का निधन। बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता इंदर कुमार का आज शुक्रवार मुंबई में निधन हो गया। इंदर कुमार के बारे में बताया जाता है कि वह सलमान खान के साथ सगे भाई जैसा रिश्ता रखते थे। वह 44 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंदर कुमार की मौत हार्ट अटैक के चलते बताई जा रही है। अगर इंदर कुमार के बॉलीवुड करियर को उठाकर देखा जाए तो वैसे तो बहुत कम ही यादगार फिल्में उनकी लिस्ट में नजर आती हैं, लेकिन उनकी जितनी भी यादगार फिल्में हैं, वे लगभग सभी सलमान खान के साथ रहीं। चाहे तुमको न भूल पाएंगे हो या वांटेड, लोगों ने दोनों कलाकारों की जोड़ी को खूब पसंद किया है। अक्षरा हासन ने बदला धर्म। अभिनेत्री अक्षरा हासन इस वक्त ताला अजित की आने वाली फिल्म विविगम में व्यस्त हैं, जिससे वह तमिल फिल्म जगत में बड़े पर्दे पर कदम रखेंगी। लेकिन फिलहाल वह सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं और वो भी किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने धर्म की वजह से। हालांकि इसे अफवाह ही कहा जा रहा है, फिर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपनी राय जाहिर की है। अक्षरा के पिता कमल हासन ने भी अपनी छोटी बेटी के धर्म परिवर्तन करने से जुड़ी अफवाह पर उन्हें एक शानदार जवाब दिया है। करप्शन केस में दोषी नवाज का इस्तीफा, शहबाज बन सकते हैं पैक पीएम। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज को नवाज की जगह दी जाएगी। हालांकि इस बात की ऑफिशियल पुष्टि अभी नहीं हुई है। पाकिस्तान में आम चुनाव 2018 में होने हैं। बता दें कि पनामा पेपर लीक मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तान के नवाज शरीफ 67 ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शरीफ को दोषी करार दिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने शरीफ और पाक के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार को भी पद के लिए अयोग्य ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को 6 हफ्ते के अंदर केस रजिस्टर करने और 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया है। 3 बार पाक के पीएम रहे नवाज और उनके परिवार पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप हैं।
बाढ़ स्थिति का जायजा लेने के लिए असम जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए 1 अगस्त को राज्य का दौरा करेंगे। असम में बाढ़ से अब तक 79 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का पानी घुस गया, जबकि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन हुआ। पश्चिम बंगाल में 3 और लोगों की मौत हुई। वहीं गुजरात में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने और इससे हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज 3 केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य का दौरा किया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में आसमान साफ रहा और अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री दर्ज किया गया। शहर में सुबह 8:30 बजे तक 4.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में भारी बारिश और जवई बांध से छोड़ा गया पानी जालोर और आसपास के इलाकों में घुस गया। शनिवार की शाम बांध से 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह बांध पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा है। भारी बारिश की वजह से पाल और सिरोही जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ, जहां कई गांव हाई अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जालोर के कलेक्टर ने कहा कि जालोर में कई गांवों में बाढ़ आ गई है और कुछ सड़कें बह गईं। राहत कार्य चल रहा है। पीएम ने कहा कि अगस्त क्रांति का महीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में बाढ़, जीएसटी, अगस्त क्रांति के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2017 में शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने नारा दिया, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो। पीएम मोदी ने कहा कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं देश के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित होती है। पीएम मोदी ने देश में बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि सेना और एनडीआरएफ के जवान आपदा पीड़ितों की सेवा के लिए जुटे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से जो किसानों को जो नुकसान होता है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों से भी बात की है, ताकि किसानों का नुकसान थोड़ा कम हो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां देश का नाम रोशन करने लिए बहुत कुछ कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी को लेकर लोगों में उत्साह है, कई लोगों में जिज्ञासा है। उन्होंने बताया कि गुड़गांव की नीतू ने कहा कि जीएसटी के लागू होने का असर बताएं। पीएम ने कहा कि जीएसटी को लागू हुए 1 महीना हो रहा है, इससे फायदा हुआ है, चीजें सस्ती हुई हैं। पीएम ने कहा कि उत्तर पूर्व से लोगों ने कहा कि अब काम आसान हो गया है, ट्रांसपोर्ट पर इसका अच्छा असर पड़ा है, सामान की आवाजाही बढ़ी है, लोगों का सामान जल्द पहुंच रहा है, सुविधा हो रही है। पहले इस सेक्टर का काफी समय पेपरवर्क पर लगता था। पीएम ने कहा कि अगस्त क्रांति का महीना है। इस दौरान भारत में आजादी की क्रांति हुई। इस महीने में कई घटनाएं आजादी से जुड़ी हैं। इस वर्ष भारत छोड़ो की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। भारत छोड़ो, यह नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इतिहास के पन्ने भारत की आजादी की प्रेरणा है। इस्तीफा देने से पहले नीतीश ने लालू को फोन कर कहा, लालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से फोन पर बात की थी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक नीतीश ने लालू यादव को अपने फैसले से अवगत करा दिया था। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी सबसे बड़ा दल था, इसलिए नीतीश ने सबसे लालू यादव को अपना फैसला बताया था। लालू ने नीतीश से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए भी कहा था। हालांकि इसके विपरीत मीडिया को दिए बयान में लालू ने कहा था कि नीतीश ने अचानक फैसला ले लिया और इसमें नीतीश की बीजेपी के साथ फिक्सिंग थी। हम आपको बताते हैं कि 26 जुलाई बुधवार की शाम को इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से क्या कहा। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सीएम के रूप में इस्तीफा देने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फोन लगाया और कहा, लालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन 20 माह तक सरकार चलाने के बाद मैं इसे अब और नहीं चला सकता। मैं अपना पद छोड़ने जा रहा हूं। हालांकि लालू ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा था। लगभग आधा घंटे के बाद सभी न्यूज चैनलों पर यह खबर प्रसारित हो गई कि नीतीश कुमार ने लालू और कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। बाद में तस्वीर सामने आई कि जेडीयू बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाने जा रही है। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने के फैसले पर बोले शरद यादव। बिहार में गठबंधन की नई सरकार बनने के बाद आरजेडी चीफ लालू यादव ने नया दांव चला है। सूत्रों की माने तो जेडीयू नेता शरद यादव और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) के मुखिया जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में करने के लिए लालू ने उनसे संपर्क साधा है।
इतना ही नहीं, कई राउंड की बातचीत के बाद लालू ने शरद को आरजेडी में शामिल होने का न्योता भी दिया। बता दें कि नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी की मदद से छठी बार सीएम बने हैं। शनिवार को उनके 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जिस दिन गुरुवार 27 जुलाई नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से सीएम पद की शपथ, उस वक्त तक शरद यादव ने इस पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जेडीयू सांसद अली अनवर के बयान और कुछ और नेताओं की नाराजगी के बाद शरद यादव ने शाम को अपने निवास पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद ये बयान सामने आया कि शरद जी या पार्टी के किसी भी सदस्य को नीतीश के बीजेपी के साथ जाने के फैसले के बारे में नहीं बताया गया। शरद यादव ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 2 दिन का समय मांगा था। भी से कयास लगाए जा रहे थे कि शरद यादव नीतीश के फैसले के खिलाफ है और वे अलग पार्टी बना सकते हैं, परंतु उनकी चुप्पी ने कयासों को कयास ही रहने दिया। लेकिन आज शरद यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट कर ये साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने से खुश नहीं है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, सोनिया गांधी के पुत्रमोह की वजह से डूब रही है कांग्रेस। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी के पुत्रमोह की वजह से डूब रही है। उन्होंने कहा कि आज उनकी पार्टी की स्थिति बदतर हालत में है। रूपाणी गुजरात के कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के सवाल का जवाब दे रहे थे। बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को इलेक्शन कमीशन से मिलकर बीजेपी पर दलबदल करवाने का आरोप लगाया था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी धनबल और बाहुबल के जोर पर राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए हमारे विधायकों को धमका रही है। कांग्रेस के आरोपों पर विजय रूपाणी ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, सोनिया गांधी का अपने बेटे के लिए प्यार और मोह है, जिसने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को डुबा दिया है। आज उनकी पार्टी की कंडीशन बेहद खराब है और वहां कोई भी उनकी, सोनिया की बात और नियम मानने को तैयार नहीं है। रूपाणी ने कहा, गुजरात बाढ़ से जूझ रहा है। इस दौरान अहमद पटेल को राज्यसभा में भेजने के लिए कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को फ्लाइट से बेंगलुरु भेज दिया है। इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनके इलाकों में बाढ़ से काफी तबाही हुई है। गुजरात बाढ़ की परेशानी से निपट नहीं पाया है, लेकिन उन्हें इसकी कोई भी फिक्र नहीं है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी भई इस बाढ़ में डूब जाएगी। बाढ़ पीड़ितों के परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता। असम व राजस्थान में भीषण बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम व राजस्थान में बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गंभीर रूप से घायल होने वालों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। असम में भीषण बाढ़ से 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि राजस्थान में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश को संबोधित करते हुए बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में जब यह प्राकृतिक आपदा आती है तो कई एजेंसियां और स्वयंसेवी संगठन इस संकट को दूर करने में अपना योगदान देते हैं। रेडियो पर अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाढ़ से किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए उनकी सरकार किसानों को और फसलों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए बीमा के माध्यम से किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि तकनीकी उन्नति के कारण अब मौसम की अधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। उत्तराखंड में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस आए चीनी सैनिक। 25 जुलाई को चीन के सैनिक उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके में 1 किलोमीटर तक अंदर घुस गए थे। सिक्किम में तो भारत और चीन के बीच तनाव चल ही रहा है, अब उत्तराखंड से भी चीनी घुसपैठ की खबर आई है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि 25 जुलाई को चीन के सैनिक उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके में 1 किलोमीटर तक अंदर घुस गए थे। घुसपैठ की ये घटना सुबह 9 बजे करीब हुई थी। बता दें 16 जून से भारत चीन के बीच सिक्किम में स्थित डोकलाम को लेकर बॉर्डर विवाद चल रहा है। भारत ने बातचीत से मसले को सुलझाने को कहा है, साथ ही कहा है कि दोनों देशों की सेनाएं वापस जाएं। चीन का कहना है कि भारत ने उसकी सीमा में घुसपैठ की है, लिहाजा भारतीय आर्मी को वापस जाना चाहिए। नई दिल्ली ने चीन को बता दिया है कि चीन के सड़क बनाने से इलाके की मौजूदा स्थिति में अहम बदलाव आएगा। भारत की सिक्योरिटी के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। रोड लिंक से चीन को भारत पर एक बड़ी मिलिट्री एडवांटेज हासिल होगी। इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत से जोड़ने वाला कॉरिडोर चीन की जद में आ जाएगा।
इंडियन आर्मी के जवानों ने चीनी सैनिकों के अड़ियल रवैये को देखते हुए सिक्किम के डोकलाम इलाके में 9 जुलाई से अपने तंबू गाड़ रखे हैं। बॉर्डर पर दोनों देशों की 60-70 सैनिकों की टुकड़ी 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने डटी हैं। दोनों ओर की सेनाएं भी यहां से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 2 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से चंडीगढ़। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच चलेगी। यह ट्रेन 245 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करेगी। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच चलेगी। यह ट्रेन 245 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करेगी। रेलवे इस रूट को अपग्रेड करने के लिए फ्रांस की मदद ले रहा है। प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए रेलवे तेजी से काम कर रहा है। ट्रैक अपग्रेड करने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। है न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दिल्ली से चंडीगढ़ रूट नॉर्थ इंडिया का सबसे बिजी रूट है। रेलवे इस पर देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाना चाहता है। इसके लिए फ्रांस की मदद से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। रेलवे के एक अफसर ने बताया कि इस रूट पर 32 किलोमीटर के ट्रैक में 10 बड़े मोड़ आते हैं। ट्रैक सीधा करने के लिए पहले लैंड एक्विजिशन जमीन अधिग्रहण का प्लान था, लेकिन इसमें देरी हो रही है। ऐसे में मोड़ सीधा करने के लिए कोई नया ट्रैक नहीं बनेगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जल्द शुरू करने के लिए मोड़ों पर ट्रेन की रफ्तार धीमी की जाएगी। कुछ दिन पहले फ्रांस की एक टीम के साथ हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने पीएम की जमकर की तारीफ। मोदी का मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं। महागठबंधन से अलग होने के 4 दिन बाद नीतीश कुमार ने सोमवार को आरजेडी के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने तेजस्वी यादव से उन पर लगे करप्शन के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालात ऐसे बने कि मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। एनडीए के साथ नई सरकार बनाने वाले नीतीश ने नरेंद्र मोदी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, मोदी जी का मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं। 2019 में वो ही पीएम बनेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस समय पूरे देश में ऐसा कोई नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य के चुनावों में भी देश भर में मोदी का जादू चलेगा। गौरतलब है कि बिहार के सीएम के रूप में 6वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने तुरंत बधाई दे दी थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि यह पहले से तय नहीं था और उनको मजबूरीवश उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर लालू यादव और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश ने विपक्ष को आगाह करते हुए कहा कि पीएम मोदी का मुकाबला करने की किसी में भी क्षमता नहीं है और 2019 में भी दिल्ली की गद्दी पर मोदी के अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। नीतीश ने खुद के फैसले का बचाव करते कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सहयोगी के तौर पर है, फॉलोअर के तौर पर नहीं। यानी नीतीश कुमार ने यहां ये स्पष्ट कर दिया कि वे हर मामले में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनके पूरी तरह साथ होंगे। इंग्लैंड साथ थर्ड टेस्ट। इंग्लैंड मजबूत स्थिति में। लंदन में खेले जा रहे दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स की शतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड काफी मजबूत स्थिति में है। लॉर्ड्स में खेले जा रहे मैच के चौथे दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड जीत की ओर बढ़ा है। चौथी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 492 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाए हैं। अफ्रीकी बल्लेबाज डीन एल्गर 72 और टेम्बा बावुमा 16 रनों पर नाबाद हैं। अभी अंतिम दिन का खेल बाकी है। स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इंग्लैंड की स्थिति ही काफी मजबूत है और दक्षिण अफ्रीका के लिए मैच बचाना मुश्किल लग रहा है। इससे पहले पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 353 रन बनाए। इस दौरान बल्लेबाज बेन स्टोक्स अपना शतक पूरा करने में कामयाब रहे। उन्होंने 112 रनों की पारी खेली। वहीं एलिस्टेयर कुक ने शानदार 88 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से माने मॉकेल और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट लिए। वहीं पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका 175 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से टेम्बा बावुमा ने सर्वाधिक 52 रनों की पारी खेली, जबकि रबाडा ने 30 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया।